आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अर्श ने एक घुट में विस्की के साथ साथ दवा खा ली। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा और उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन आंखें बंद कर कुछ देर आराम करने से वो वापस पहले जैसा हो गया। लेकिन वो अर्श ही था। लगता है ये दवा का काम कर रही है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धड़कन तेज थी। एक ईविल मुस्कान के साथ अर्श ने बेडरूम की तरफ देखा। ध्रुवी, अब आदि को मैं वापस नहीं आने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वही ध्रुवी अपने किडनैपिंग से बेखबर सो रही थी या बेहोश थी। जब तक दोनों रूस के कैपिटल शहर मॉस्को में लैंड हुए तो वहां सुबह का ही समय था, क्योंकि ये भारत के समय से 3.5 घंटा पीछे चलता था। जाहिर था यहाँ बहुत ठंड थी और ध्रुवी ने तो सिर्फ पजामा पहना था। प्लेन के लैंड होने से पहले अर्श ने ध्रुवी को मोटे गर्म कपड़े पहना दिया। उसे अच्छे से कवर करने के बाद अर्श को हंसी आ गई और कहा, तुम छोटी सी खरगोश लग रही हो। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने ध्रुवी के होठों पर किस भी किया। अर्श ने उसे गोद में उठाया तो उसके लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। सब वहाँ के लोकल थे और अर्श रूसी भाषा में कहा, मेरा विला रेडी है। उद्धरण चिन्ह। एक असिस्टेंट ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ये सर। कार भी तैयार है। उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे के सफर के बाद वो सब शहर के बाहर बने एक विला तक पहुंचे। उस विला के पीछे बर्फ के पहाड़ थे और नीचे जंगल। ध्रुवी को अर्श ने बिस्तर पर लेटाया और हीटर ऑन कर उसके सारे गर्म कपड़े निकाल दिए। उसने बालों के सहलाते हुए अर्श ने कहा, ध्रुवी तुम्हें ये रूम और यहाँ का नज़ारा बहुत पसंद आएगा। बस कोई बदमाशी मत करना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब जल्दी से उठ जाना, तुम्हें भूख भी लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। अर्श ने ध्रुवी की सुंदर पलकों पर उंगलियां फेरी और फिर किस कर लिया। क्लिक की आवाज से उसने ध्रुवी के दोनों हाथों को बेडपोस्ट से बांध दिया। आई एम सॉरी माई लव, ये बहुत जरूरी है। तुम जागने के बाद गुस्सैल शेरनी जो बन जाओगी। उद्धरण चिन्ह। अर्श अब भी कमरे से नहीं गया। उसने अपना लैपटॉप मंगवाया और सिंघल के साथ कोलैबोरेशन में जो प्रोजेक्ट था उस पर काम करने लगा। लव, तुम्हारे डैड बहुत ही दूर की सोच रखने वाले बिजनेसमैन हैं। उनके साथ काम कर मुझे बहुत फायदा हुआ, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत मुश्किल है। उसकी नज़रों में मेरे लिए कुछ अलग ही एक्सप्रेशन था, जैसे मैं उनके घर डाका डालने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। बोल अर्श जोर जोर से हंसने लगा और लैपटॉप साइड कर ध्रुवी के बगल में लेट गया। उसके लाल गालों को सहलाते हुए अर्श ने कहा, डाका तो मैंने डाल दिया। उनकी प्राइसलेस ध्रुवी को मैंने चुरा लिया। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह वो भी सो गया। योजक चिन्ह। सिंघल पैलेस। डाइनिंग टेबल पर दक्ष ने ध्रुवी के वेकेशन में जाने की बात बताई। दिशांत ने कहा, कहाँ गई है वो। उद्धरण चिन्ह। वो अब भी जब तक बहुत जरूरी न हो बोलते नहीं थे। पता नहीं डैड। तो पता करो। दिशांत की सख्त शब्दों को सुन दक्ष ने भावे सिकोड़ ली। डैड अगर कुछ कह रहे हैं तो कोई बात होगी। उद्धरण। ओके डैड, दक्ष ने रिप्लाई दिया। तभी दक्ष ने एक और खाली कुर्सी देखी और पूछा, कबीर कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने आलू पराठा मुंह में ठूसते हुए कहा, वो तो चला गया। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल के दोनों फुले गलों को देखा तो उसे उन गालों को खींचने का बड़ा मन हुआ। वो मन ही मन हंसा और कहा, मेरी काजल की क्यूटनेस कभी खत्म नहीं होने वाली। उद्धरण डॉट। उसने कबीर को फोन लगाया। उधर कबीर पीछे बैठा बाहर सड़क की तरफ देख रहा था। उसका दिल बहुत बेचैन था। अपने दिल पर हाथ रखकर कबीर ने अपनी धड़कन महसूस की। धड़कन तो ठीक है, क्या वी को कुछ हुआ है क्या? लेकिन उसे क्या ही होगा, उससे तो मुसीबत भी डरती है। मॉम भी ठीक है, तो क्या टीना ठीक होगी? उद्धरण डॉट। उसने ड्राइवर से कहा, टीना की घर की तरफ। उद्धरण चिन्ह। सुबह के टाइम ट्रैफिक की वजह से कबीर की कार ट्रैफिक में फंस गई। डैम इट, मैं जा रहा हूँ, तुम ऑफिस चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। बोल कबीर अपना कोट हाथ में लिया और निकल गया।
कुछ आगे जाते ही उससे पीछे से आवाज आई, कबीर, कबीर भाई, कबीर भाई, उद्धरण चिन्ह। कबीर ने आवाज की दिशा में देखा तो तान्या थी। तान्या उचक कर अपना हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रही थी। वो अपनी स्कूटी में थी। कई गाड़ियों के बीच से होते हुए कबीर तान्या तक पहुंचा और पूछा, तुम्हारे पास तो कार है तो तुम स्कूटी में क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। तान्या ने हंसते हुए कहा, इसी ट्रैफिक की वजह से। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने कबीर को हेलमेट दिया और पीछे बैठने का इशारा करते हुए कहा, बताओ मैं आपको कहाँ छोड़ूं? मेरी छोटी स्कूटी आपके रोल्स रॉयस से फास्ट है। उद्धरण चिन्ह। कबीर हल्का मुस्कुराया और हेलमेट पहनकर पीछे बैठ गया। तुमने ये हेलमेट अर्थ को भी दिया था? कबीर ने पूछा। तान्या ने अजीब से मुस्कान के साथ हाँ कहा तो कबीर ने वो हेलमेट झट से उतार दिया और कहा, मैंने उसके जर्म्स अपने बालों में नहीं डालना चाहता। उद्धरण चिन्ह। तान्या चौंक गई। जर्म्स? उद्धरण डॉट। सिग्नल खुलते ही तान्या ने स्कूटी आगे बढ़ाई और कहा, फाइन लग जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मैं भर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तान्या लाचार होकर बैठे रही। आखिरकार तान्या ने कबीर को पुलिस कॉलोनी के गेट पर छोड़ दिया और बाय बोलकर रावत मेंशन की तरफ निकल गई। आज उसकी कॉलेज बंद थी तो वो अर्थ के लैब ही चली गई। तभी कबीर के फोन में दक्ष का फोन आया। डैड, मैं टीना के घर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। बस ऐसे ही। आपको मॉम से मिलने का कोई रीजन चाहिए था क्या? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल को देखा जो उसे ही देख रही और अचानक आंख मार दी। इससे दक्ष को खांसी आ गई और काजल मुंह दबाकर हंसने लगी। ठीक है, फिर मेरे ऑफिस आना, जरूरी काम है, बोल दक्ष ने फोन रख दिया लेकिन अब वो काजल को नौटी नजरों से देखने लगा। डॉट। कबीर तुरंत टीना के घर पहुंच गया। वो टीना से मिला तो सब ठीक था। कबीर, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह? टीना ने पूछा। टीना ने जैसे ही दरवाजा खोला और ये कहा कबीर ने उसे गले लगा लिया। वो तो चौंक गई। तभी पीछे से आवाज आई, लगता है जीजू दीदी को बहुत मिस कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। आवाज सुनकर कबीर ने टीना को छोड़ा लेकिन अब भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसने सागर, समीर और निधि को देखा जो उसे ही देख रहे थे। वो अंदर आया और सबको ग्रीट किया। निधि ने कहा, कबीर आओ बैठो नाश्ता करो। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू आंटी, अभी मैं चलूँगा, बोल वो मुड़ा और टीना को दरवाजे के बाहर ले गया। कबीर, क्या हुआ? तुम परेशान हो? टीना ने पूछा। कबीर ने अपने सर को सहलाया और कहा, पता नहीं यार, क्या हुआ है? सुबह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मॉम ठीक है, तुम ठीक, लेकिन ध्रुवी पता नहीं कहाँ हॉलिडे के लिए निकल गई। उद्धरण चिन्ह। टीना ने भवें सिकोड़ ली और पूछा, तो तुम्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। नहीं। कबीर के सर में अब दर्द होने लगा। टीना ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी बेचैनी का कुछ तो रीजन है। आखिर तुम दोनों जुड़वा हो तो कुछ तो इमोशनल बॉन्डिंग होगी ना। उद्धरण चिन्ह। कबीर हाँ में सर हिलाया और टीना को गाल पर किस किया और जाते हुए कहा, मुझे ध्रुवी का पता लगाना होगा। बाय। उद्धरण चिन्ह। आई विश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। उद्धरण डॉट। सोचते हुए वो कबीर को जाते हुए देखती रही। योजक चिन्ह। रावत मेंशन। तान्या पीछे के रास्ते से अर्थ के लैब में एंटर कर गई। कॉरिडोर में आते ही उसे शोर सुनाई दिया। वो आगे बढ़ी और एक जनरल वार्ड में आ गई। वहां 2 लोग जख्मी थे। एक के कान कटे हुए थे, दूसरे के गर्दन पर जख्म के निशान थे। तान्या कांप गई। ये क्या हो रहा है? क्या बेसमेंट में कोई पागल कैदी है? उद्धरण डॉट। बेसमेंट में अर्थ का स्पेशल रैट हाउस था जहां वो अपने सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमनस को रखता था। तान्या ने अर्थ से इस बारे में पूछा तो उसने बताया ये सब ऐसे लोग थे जो ह्यूमन ही नहीं। लेकिन अभी जो वो नज़ारा देख रही थी उससे तान्या बहुत डर गई। उसने 2 कदम पीछे लिए तो वो किसी से टकरा गई और उसकी डर से चीख निकल गई। अर्थ ने तान्या को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, तानी, मैं हूँ, डरो मत। उद्धरण चिन्ह। अर्थ को फील कर तान्या शांत हो गई लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्थ, ये बहुत डरावना है। किसने किया ये सब? कोई इंसान या शैतान? उद्धरण चिन्ह।
अर्थ ने दांत पीस लिया और तान्या को अपने साथ अपने केबिन में ले गया। उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, तानी शांत हो जाओ, ये एक्सीडेंट था, अब सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। तान्या ने अर्थ का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन ये जिसने किया है वो बहुत डेंजरस है। अगर उसने कुछ और किया तो। उद्धरण चिन्ह। अर्थ ने तान्या के माथे पर किस करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उद्धरण चिन्ह। ओके, तुम कहते हो तो। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार तान्या शांत हो गई, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी के धागे ने जन्म ले लिया। योजक चिन्ह। बेसमेंट के रेट हाउस में रोहन को बेड़ियों से बांधकर शॉक दिया जा रहा था। उसके मुंह में खून लगा था, लेकिन ये उसका नहीं था, उन्हीं 2 गार्ड्स का था। रोहन को यहाँ से किसी तरह निकलना था। पहले ही ऑपरेशन करके उसकी एक किडनी निकाल ली जा चुकी थी। जिस दिन से वो यहाँ आया था उसके दिल में बेइंतहा नफरत थी, कबीर और अर्थ के लिए बेइंतहा नफरत। लेकिन उसके सेल की दीवारों पर सिर्फ टीना का नाम लिखा हुआ था। टीना, टीना, बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर मैं सबको खत्म कर दूंगा, उन दोनों को जिसने मुझे तुमसे अलग कर दिया। उद्धरण चिन्ह। बस यही नफरत लिए हुए उसे कई दिन हो गए। आज अचानक उसके सर में दर्द हुआ तो वो बेहोश हो गया। जब एक गार्ड अंदर उसे चेक करने आया तो रोहन को अचानक होश आया और उसने उसके गले में काट लिया। उसे बचने दूसरा गार्ड आया तो रोहन ने उसके कान काट लिए। इसी बीच उसने चुपके से उनकी जेब से टेसर गन और एक स्कल्पेल मिल गया। उसने दोनों को छोड़ दिया और अपने सामान को टॉयलेट के फ्लश टैंक में प्लास्टिक में डालकर छुपा दिया। अब उसे 2 गार्ड्स को घायल करने के लिए पनिशमेंट मिल रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में रोहन का वो डेविलिश चार्म खत्म हो चुका था, बल्कि पूरा डेविल लग रहा था। उसके आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे और गाल भी धंस गए थे। वो बहुत पतला हो गया था, लेकिन उसकी लाल आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। लंबे समय तक टॉर्चर करने के बाद उसे छोड़ दिया और जंजीर बंधे ही वो जमीन पर पीठ के बल गिर गया। इतने दर्द और थके होने के बाद भी उसके चेहरे में मुस्कान थी और खून से सने होठों पर एक नाम, टीना, 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 आई मिस यू, आई लव यू। योजक चिन्ह। मॉस्को में अचानक अर्श की नींद खुली क्योंकि उसके बगल में कुछ हलचल हुई। वो झट से उठकर बैठ गया तो ध्रुवी की भवें सिकुड़ी हुई थी और उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। अर्श मुस्कुरा उठा। उसने ध्रुवी के सर को सहलाया और धीरे से कहा, ध्रुवी, अब हो गया सोना, उठ जाओ, तुम्हें भूख तो लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनवाया है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी का गला सूख रहा था और वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा कि उसके गला पैरालाइज हो गया है। अर्श ने पानी का ग्लास लिया और स्पून से उसके मुंह में पानी डाला, जिससे ध्रुवी को बोलने की शक्ति वापस मिलने लगी। ध्रुवी ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसके सर में तेज दर्द होने लगा। ध्रुवी, ये आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी और फाइनली वो जाग गई। आदि, आदि, तुम। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बंधी हुई थी। ध्रुवी ने अपने बंधे हाथों को देख गुस्सा हो गई। व्हाट द हेल, ये क्या है? आदि, क्या तुम पागल हो? खोलो मेरा हाथ। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी उठना चाहती थी, लेकिन अर्श ने उसे दबा दिया। शांत हो जाओ ध्रुवी, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ध्रुवी का सर दर्द फट रहा था और उसके गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने सामने वाले लड़के को बहुत पीटना चाहती थी। आदि, मेरा हाथ खोलो, तुम जानते नहीं हो तुमने क्या किया है, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। अर्श को ध्रुवी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो पता था कि ऐसा होना ही था। रिलैक्स ध्रुवी, अगर तुम शांत रहोगी तो मैं तुम्हारा एक हाथ खोल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने पलटकर अर्श को किक किया। अर्श ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, लगता है मुझे तुम्हारे पैर भी बांध देने चाहिए थे। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। अर्श ने उसके पैर पर किस किया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी को बहुत घृणा हो रही थी और अचानक उसे एक बात याद आई। तुम कौन हो? आदि नहीं हो ना? उद्धरण चिन्ह।
अर्श ने मुस्कुराया और ध्रुवी के एकदम करीब चला गया। उसके होठों पर उंगली फेरा तो ध्रुवी ने उसे झटक दिया। इस बार अर्श हंसने लगा और कहा, आदि मर गया, मैंने उसे मार दिया, अब सिर्फ अर्श है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी हैरान रह गई, क्या बकवास है, तुम कैसे रह सकते हो? आदि असली है और तुम नकली। उद्धरण चिन्ह। अर्श की मुस्कान गायब हो गई और गुस्से से ध्रुवी के बाल पकड़ लिए और कहा, अब मैं असली हूँ। वो बेकार था, वो अपनी मॉम को भी नहीं बचा पाया तो तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी को सर में बहुत दर्द हुआ लेकिन उसने सहते हुए फिर पूछा, मॉम? आदि की मॉम, उन्हें क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अर्श फिर हंसने लगा, कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी शांत रही लेकिन उसका सर का दर्द बढ़ता जा रहा था तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्श की मुस्कान फिर गायब हो गई और उसके आंसू पोंछते हुए उसने कहा, ध्रुवी, मेरी मॉम को मेरे बास्टर्ड डैड ने सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए बेच दिया। उनका रेप कई लोगों ने किया, वो भी मेरे सामने। अगले दिन मॉम ने सुसाइड कर लिया। आदि इतना कमजोर था कि अब भी वो अपने बास्टर्ड डैड के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं कर पाया। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी का शरीर कांप गया। आदि ने कुछ क्यों नहीं किया? ध्रुवी के आवाज में द्वेष था और डिसअपॉइंटमेंट भी थी। अर्श हंसने लगा और ध्रुवी के बालों को सहलाते हुए कहा, इसलिए तो मैं आया और आदि का बदला ले लिया। धीरे धीरे मैंने अपने बास्टर्ड डैड को जहर दिया और वो तड़प तड़प कर मर गया। अभी जो डैड है वो मेरा एक एम्प्लॉय है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी हैरान रह गई, तो किसी को नहीं पता कि आदित्य के डैड मर चुका है? उद्धरण डॉट। ध्रुवी ने लंबी सांस ली और कहा, तो इन सब में मैं कहाँ से आ गई? मुझे जाने दो, तुमने तो अपना बदला ले लिया ना। उद्धरण चिन्ह। अर्श ने ध्रुवी के गर्दन पर अपने होठ सहलाते हुए कहा, ध्रुवी, आई लव यू, मैं कैसे तुम्हें जाने दूँ? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी को ऐसा लग रहा था उसके शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं। अर्श के सांसों से भी ध्रुवी को घृणा हो रही थी। ध्रुवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत कर कहा, लेकिन नक्श। ध्रुवी ने बस इतना ही कहा था कि उसके होठों को अर्श के होठों ने बंद कर दिया। वो उससे फियरसेली किस कर रहा था। ध्रुवी छटपटाने लगी और उसने फिर से उसे काटना चाहा लेकिन इस बार अर्श ने ऐसा होने नहीं दिया। उसकी किस ऐसी थी जैसे वो ध्रुवी के होठों को खा जाएगा। अगले ही पल फिर से ध्रुवी को अपनी गर्दन पर चुभन हुई और उसे फिर से बेचैनी होने लगी। धीरे धीरे वो फिर से बेहोश हो गई। अर्श ने बेहोश ध्रुवी को कुछ देर किस किया और छोड़ दिया। उसके गीले सूजे हुए लाल होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अर्श की आंखों में आग थी। अगर तुमने दोबारा उसका नाम लिया तो इससे भी बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। अर्श उसके ऊपर से उठा और उसके हाथों को खोल दिया। ध्रुवी की कलाई लाल हो गई थी। अर्श ने उस पर दवा लगाए और उस पर फूंक मारते हुए कहा, ध्रुवी, मैं तुम्हें ऐसे बांधना नहीं चाहता था लेकिन तुम बहुत वायलेंट हो। अगर तुमने खुद को चोट पहुंचा ली तो। उद्धरण चिन्ह। अर्श ने ध्रुवी को बेहोशी की हालत में सूप पिलाया जिससे वो कमजोर न हो जाए। वो किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देगा। योजक चिन्ह। सिंगल मेंशन। नाश्ते के बाद दक्ष और अंगद ऑफिस निकलने ही वाले थे कि एक गार्ड ने आकर कहा, बॉस, नक्श शेखावत आए हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के पांव रुक गए और अंगद ने भावे सिकोड़ ली। भाई, क्या ये चिराग शेखावत बेटा है? अंगद ने पूछा। दक्ष का चेहरा काला पड़ गया और उसने पलट कर काजल को देखा जो राधिका और सुहाना के साथ अभी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। दक्ष ने अंगद से कहा, वही है, तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंगद ने हाँ में सर हिलाया और निकल गया। जाते हुए उसके गेस्ट वेटिंग एरिया की तरफ देखा तो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का व्हीलचेयर पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। अंगद आगे बढ़ गया। वही दक्ष ने गार्ड को उसे अंदर लाने को कहा। उसके बाद को काजल के पास गया और कहा, नक्श आया है। उद्धरण चिन्ह। काजल जम गई और दक्ष को देखा। वही राधिका और सुहाना भी जानते थे काजल के एंजाइटी के बारे में। राधिका ने काजल का हाथ पकड़ा और पूछा, वो यहाँ क्यों आया है? उद्धरण चिन्ह। काजल ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूँ मॉम। फिर दक्ष से कहा, उसे बुला लो। उद्धरण चिन्ह।
राधिका वहीं रुकी और सुहाना वापस चली गई। बुलावा आते ही नक्श खुश हो गया और अपने फोन के कैमरा में अपना चेहरा देखा और आगे बढ़ गया। नक्श जब अंदर आया तो उसे देखकर तीनों के तीनों हक्के बक्के रह गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन काजल खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वही राधिका भी मुंह दबाकर हंस रही थी। नक्श ने नकली दाढ़ी लगाई थी और सर को ढकने के लिए काला कपड़ा बांध लिया था जैसे कमांडोज बांधते हैं। काले रंग से उसने अपने भावे मोटी मोटी कर ली और चेहरे में भी लगा लिया। वो अभी ऐसा था जैसे कोई पहचान नहीं पाए। नक्श, ये तुमने क्या किया है? काजल ने हंसते हुए पूछा। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, इस चेहरे की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाता तो बदल लिया। उद्धरण चिन्ह। काजल की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसे शर्मिंदगी हुई लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। आई एम सॉरी नक्श, काजल ने कहा तो नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं न? उद्धरण चिन्ह। काजल ने दक्ष को देखा जो चुपचाप बैठा था। उसने गला खराशते हुए कहा, तुम ये सब निकाल सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वो धीरे से नक्श के पास गई और आगे कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो नक्श। जब मुझे पता चला कि तुमने आर्मी ज्वाइन की है तो मैं बहुत खुश हुई। यू आर द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। नक्श हंसने लगा, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम मेरी आइडल हो। तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लड़की मैंने नहीं देखी थी। फिर खांसते हुए आगे कहा, अब तक। वैसे ध्रुवी तो रेनबो है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, रेनबो, ध्रुवी मतलब? काजल ने आश्चर्य से पूछा। नक्श को अचानक लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया। उसने झट से बात बदलते हुए कहा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, लेकिन पहले तुम अपना चेहरा साफ कर लो। उद्धरण चिन्ह। नक्श ने वही किया और जब वापस आया तो वो क्लीन था। काजल उसे देख थोड़ा सहम गई लेकिन उसने दक्ष का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उसे अभी भी डर था। आखिर उसका चेहरा उसके पिता की तरह ही था। काजल ने नक्श की चमकती आंखों को देखा। वो इनोसेंट थी, प्योर थी। नक्श ने तो कुछ नहीं किया, उल्टा उसने सब कुछ सहा है। मैं ऐसे बिहेव कर उसे अनजाने में द्वेख ही पहुंचा रही हूँ। काजल की पकड़ दक्ष के हाथ पर ढीली होने लगी। इससे दक्ष समझ रहा था कि काजल इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही थी। काजल ने आगे बढ़कर नक्श को अपने हाथ से एक निवाला खिलाया। नक्श चौंक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने काजल का हाथ पकड़कर निवाला खाया और रुंधे गले से कहा, 23 सालों बाद तुमने मुझे खिलाया है। उद्धरण चिन्ह। काजल की आंखें भी भर आई, सॉरी नक्श, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। नक्श ने अब भी काजल का हाथ नहीं छोड़ा और कहा, अब तुम सॉरी मत बोलो, बस मुझे और खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। वही दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। नक्श ने काजल का हाथ जो पकड़ा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके काजल के हाथ को नक्श की पकड़ ने निकाल लिया और खुद पकड़ लिया। ये देखकर राधिका ने सर पिट लिया और चली गई। वही काजल ने कहा, दक्ष मेरा हाथ छोड़ो, मैं नक्श को खिलाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दक्ष ने कोई रिएक्ट नहीं किया और सिर्फ काजल को देखता रहा। नक्श ने मुंह बना लिया और कहा, रहने दो काजल, मैं खुद खा लूंगा, वैसे भी मेरे पास ध्रुवी है मुझे खिलाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अचानक नक्श को आंखें छोटी करते हुए देखा तो नक्श मुस्कुरा दिया। अचानक नक्श ने पूछा, वैसे ध्रुवी गई कहाँ है? हॉलिडे पर, लेकिन कहाँ? उद्धरण चिन्ह। तभी दक्ष खड़ा हो गया और कहा, मुझे ऑफिस जाना है। बोल उसने झुककर अचानक काजल के होठों पर किस गया और नक्श को घूरते हुए वार्निंग देते हुए चला गया। काजल हक्की बक्की रह गई और ब्लश करने लगी। वही दक्ष के जाते ही नक्श हंसने लगा। काजल को बहुत शर्मिंदगी हुई। मिस्टर सिंघल अभी भी बहुत पोसेसिव है। उद्धरण चिन्ह। फिर काजल उसे दीक्षित ग्रैंडपा के पास लेकर गई। नक्श को देखकर दीक्षित बहुत इमोशनल हो गए और रोने लगे। नक्श ने भी इमोशनल होते हुए कहा, ग्रैंडपा आप अभी भी इतने हैंडसम कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। दीक्षित रोते हुए ही हंसने लगे और उन्होंने खूब बातें की। दीक्षित को नक्श और ध्रुवी के साथ होने की बात पता चली तो और भी खुश हुए। योजक चिन्ह।
सिंघल कॉर्पोरेशन। दक्ष जब अपने ऑफिस पहुंचा तो कबीर पहले से वहां था। डैड, ध्रुवी का पता नहीं चल रहा है। दक्ष जैसे ही बैठा कबीर ने कहा। दक्ष के लोगों ने बताया कि कल रात ध्रुवी जल्दी जल्दी में सिंघल पैलेस निकली थी। सार्थक और साहिल ने एक दूसरे को देखा और साहिल ने दक्ष से कहा, बॉस, आप मुझे बस 1 घंटा दीजिए, मैं चेक करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी अंगद दक्ष के ऑफिस में आया और उसके पीछे अर्णव भी था। भाई अर्णव, अर्णव। फिर उसने अर्णव से कहा, बोलो अर्णव। अर्णव को दक्ष से बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो अंगद के साथ आया। कबीर ने भवे सिकोड़ ली और अर्णव का कंधा पकड़कर पूछा, आरू, तुझे कुछ पता चला है न? उद्धरण चिन्ह। अर्णव ने लगभग रोते हुए कहा, मैंने वी को इतने रात में जाने से मना किया था, लेकिन वो जल्दी जल्दी में निकल गई। वो तो मैंने उसके फ़ोन में ट्रैकर लगाया था, इसीलिए। तभी ठंडी और डरावनी आवाज़ आई, इसीलिए क्या अर्णव? उद्धरण चिन्ह। अर्णव ने दक्ष की तरफ देखा और कांप गया। दक्ष बहुत गुस्से में लग रहा था। अगर उसकी प्रिंसेस के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। अर्णव ने हकलाते हुए कहा, बड़े डैड, वो वी रूस में है। उद्धरण चिन्ह। वॉट? एक साथ कबीर और दक्ष के मुंह से निकला। अर्णव थोड़ा डर गया और कबीर के पीछे छुप गया और आगे कहा, मैंने शहर के सारे कैमरा देख लिए। अर्णव ने इस बार गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, वी को आदित्य धनराज ने किडनैप कर अपने साथ ले गया। उद्धरण चिन्ह। अंगद तो गुस्से में था ही और अब दक्ष और कबीर के गुस्से से केबिन का माहौल बहुत खराब हो गया। तभी कबीर की ठंडी आवाज आई, डैड, मैंने कहा था वो सही नहीं है। दक्ष तो गुस्से से वैसे ही पागल हुआ जा रहा था, जब उसे कबीर की कही हुई बात याद आई तो उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा। कबीर ने सार्थक से कहा, सार्थक, सैमुएल को कांटेक्ट करो। ये सुनते ही सार्थक ने हाँ में सर हिलाया और कबिन से निकल गया। फिर उसे अर्णव से कहा, आरू चल मेरे साथ। लेकिन केबिन के दरवाजे पर आते ही कबीर ने बिना पलटे कहा, डैड, इस सिचुएशन को मैं हैंडल करूँगा। दक्ष चुपचाप चेयर पर बैठा रहा। उसके चेहरे में कोई भाव नहीं था, लेकिन साहिल को पता था कि उसके बॉस के अंदर तूफान चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा था जब काजल किडनैप हुई थी। अंगद ने पलटकर दक्ष को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दक्ष का ऐसे शांत रहना आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। वो वहां से हिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी दक्ष की धीमी आवाज आई, डिस्ट्रॉय धनराज ग्रुप। ये 3 शब्दों में दक्ष ने अपना सारा गुस्सा जाहिर कर दिया। फाइनली साहिल और अंगद ने कुछ रिएक्ट किया और हामी भरते हुए दोनों केबिन से निकल गए। अल्पविराम। सिंघल पैलेस। घर में आते ही कबीर ने एक सर्वेंट से पूछा, मॉम कहाँ है? वही अर्णव अपने कमरे चला गया। जो करेक्ट लोकेशन पाने के लिए उसने जो सॉफ्टवेयर चलाया था वो अभी भी चल रहा था। काजल बगीचे में थी और सुहाना के साथ बैठकर जैम बनाने के लिए फ्रूट्स काट रही थी। कबीर दौड़ता हुआ वहां आया और कहा, मॉम। काजल ने कबीर को देखा जो बहुत थका हुआ लग रहा था। कबीर, क्या हुआ? काजल ने अपना हाथ पोंछते हुए पूछा। कबीर ने अपना सर सहलाते हुए एक नज़र सुहाना को देखा और कहा, मॉम, छोटी मॉम, देखो, पैनिक मत करना। सुहाना ने भी हाथ पोंछ लिया और कहा, क्या हुआ है कबीर? मॉम, छोटी मॉम, अभी किसी को घर में मत बताना, खासकर ग्रैंड मॉम को। काजल ने झुंझलाते हुए कहा, अब बोलो भी, सस्पेंस क्यों बना रहे? ध्रुवी का किडनैप हो गया। काजल की जैसे सांस ही रुक गई। सुहाना का चेहरा पीला पड़ गया और लगभग रोने ही वाली, लेकिन काजल को देख वो डर गई। काजल, काजल, क्या हुआ? सांस लो काजल, सुहाना ने काजल को हिलाते हुए कहा। कबीर भी काजल के पास चला गया और उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, मॉम, जिसने भी ऐसा किया है न ध्रुवी ने उसकी बैंड बजा दी होगी। मैं और अर्णव उसे वापस ले आएंगे। काजल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, हाँ हाँ, ठीक है, उसे ले आना। बगीचे में कोई और भी था जिसने उन तीनों के बीच हो रही बातों को सुन लिया और उसका चेहरा काला पड़ा गया। किसने किया है? ये आवाज और सवाल सुनकर तीनों ने एक ही दिशा में देखा। नक्श को देख कबीर हैरान था। कबीर ने सुहाना से कहा, छोटी मॉम,
आप मॉम को रूम में ले जाइए और प्लीज डैड के आने तक इनको अकेला मत छोड़ना। सुहाना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके। फिर काजल से कहा, काजल चलो, अब ऐसे मत रहो नहीं तो सबको पता चल जाएगा। उनके जाते हैं कबीर ने ठंडेपन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे? ध्रुवी कहाँ और किसने किया? नक्श ने दोबारा पूछा। कबीर ने कुछ देर नक्श को घूरा और नक्श ने भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। आदित्य, धनराज और रूस। नक्श की आंखें लाल हो गई और कहा, ये तो ध्रुवी का ऑनलाइन फ्रेंड है न? कबीर चौंक गया, उसे ये नहीं पता था। अब मुझे समझ आया, मेरी बहन तक पहुंचने के लिए वो बास्टर्ड हमारे साथ बिजनेस करने के लिए मरा जा रहा था। ये सोचते ही उसकी मुठिया कस गई। वो जाने को हुआ तो नक्श ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कबीर रुक गया और पलट कर कहा, पहले ठीक हो जाओ, तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते, बोल कबीर चला गया। अर्नव के टेक रूम में पहुंचते ही कबीर को सार्थक का फोन आया, बॉस, सैमुएल ने अपने अंडरग्राउंड लोगों को मॉस्को में एक्टिवेट कर दिया। ओके, बोल कबीर ने अर्नव से पूछा, आरू, कुछ पता चला? नहीं, मुझे वर्ल्ड सैटेलाइट में हैक करना होगा। तो करो, प्रॉब्लम क्या है? अर्नव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अगर पकड़ा गया तो इंटरनेशनल कोर्ट से सजा मिलेगी। तो सजा ले लेना, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अर्नव कुछ बोलता उससे पहले उसके सॉफ्टवेयर से बीप बीप की आवाजें आने लगी। मिल गया, जगह पहाड़ों के बीच में है इसीलिए प्रॉब्लम हुई। अर्नव ने एक लोकेशन निकालकर अर्नव को दिया और कहा, जल्दी से उसे छुड़ा। फिर उसने एक चिप दिया और आगे कहा, इस चिप को वहां के किसी भी कैमरा में चिपका देना, फिर मैं ध्रुवी को और आसानी से ढूंढ लूंगा। वही नक्श ने अपने पैरों को देखा और उसे आज तक इतनी कमजोरी और बेबसी आज तक फील नहीं हुई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी भावें सिकुड़ गई। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और निकल गया। अल्पविराम, रावत मेंशन। अथर्व अपने लैब के ऑफिस में बैठे पैर पसार कर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। साथ ही कुमुद के बनाए हुए स्नैक्स के मजे ले रहा था। तभी दरवाजे के नोक से उसका मजा भंग हो गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, कम इन। एक गार्ड अंदर आते ही बताया, बॉस, नक्श शेखावत आया है। अथर्व की आंखें छोटी हो गई। वो भेड़िया का बच्चा यहाँ क्यों आया है? सोचते हुए अथर्व ने अंगड़ाई ली और गार्ड से कहा, उसे लिविंग रूम में बैठाओ। अथर्व आराम से उठा और बाहर निकल गया। लिविंग रूम पहुंचते ही उसने एक हट्टे कट्टे लड़के को पैर में प्लास्टर लगे व्हीलचेयर पर बैठे देखा। अथर्व को चिराग शेखावत बिल्कुल पसंद नहीं था तो उसके बेटे को रेस्पेक्ट देना भी इम्पॉसिबल था। नक्श ने उसे ग्रीट किया लेकिन अथर्व ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या तुम उस बास्टर्ड चिराग के बेटे हो? अथर्व को लगा कि नक्श गुस्सा हो जाएगा और उल्टा जवाब देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बास्टर्ड डैड के लिए बास्टर्ड शब्द भी कम है। ये सुनकर अथर्व चौंक गया और हंसने लगा, इंटरेस्टिंग। मिस्टर रावत, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, नक्श ने पॉइंट पर आते हुए कहा। लेकिन अथर्व ने अभी अभी नक्श में इंटरेस्ट दिखाया था जो बहुत रेयर है। पहले ये बताओ तुम्हारा पैर कैसे टूटा? नक्श ने आराम से कहा, मिशन में गया था और दुश्मनों ने धोखे से पकड़ लिया और मेरे पैर तोड़ दिए। तो माथे में चोट भी? अथर्व ने पूछा तो नक्श ने हाँ में सर हिला दिया। मिस्टर रावत, मैं, नक्श ने कहा तो अथर्व ने फिर उसकी बात काटते हुए पूछा, कौन सा मिशन? नक्श का सब्र अब टूट रहा था लेकिन फिर भी उसने शांति से कहा, मिस्टर रावत, मैं आर्मी में कमांडो हूँ। अथर्व की आंखें बड़ी हो गई और वो सीधा बैठ गया और सल्यूट करते हुए कहा, गुड गुड। मेरी वाइफ भी पुलिस में एसपी है। तो सोल्जर बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अथर्व चाहे जितना भी बड़ा डेविल क्यों न हो, किंजल की वजह से वो नेशनल सर्विस से जुड़े लोगों की रेस्पेक्ट करने लगा था। नक्श ने एक आह भरी और कहा, ध्रुवी का किडनैप हो गया है। ओह, तो दक्ष से बात करो, वो उसके डैड है। हाँ, अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो जरूर करूँगा। इस बार नक्श ने झुंझलाते हुए कहा, मिस्टर रावत, क्या आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? अथर्व की एक भव उठ गई और वो चुप हो गया। उसे कुछ इंटरेस्टिंग बात शायद सुनने को मिल जाए। ध्रुवी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बचाने जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा पैर, उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा।
तो क्या आपके पास कुछ है जिससे ये प्रोसेस 1 महीने के बजाय 1 दिन में हो जाए? बोल नक्श ने अथर्व को आस भरी नजरों से घूरा। अगले ही पल अथर्व हंसने लगा। नक्श चुप ही रहा, हंसते हुए अपने आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कोई भगवान थोड़ी न हूँ। और तुम ध्रुवी के बॉयफ्रेंड हो। दक्ष या काजल ने कुछ नहीं कहा। नक्श की नजरें तीखी हो गई। मैं पे करूँगा, फ्री में नहीं लूंगा। अब अथर्व शांत हो गया और नक्श को देखते हुए कहा, हाँ है न, लेकिन बहुत पेनफुल है। नक्श खुश हो गया और पूछा, कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। नक्श ने कहा, मिस्टर रावत आप प्लीज मेरी ट्रीटमेंट कर दीजिए। 100 करोड़, अथर्व ने कहा। नक्श ने आंखें छोटी कर ली और कुछ देर बाद कहा, मैं चेकबुक नहीं लाया, लेकिन मैं आपको मेरे विला के पेपर्स दे सकता हूँ। वो 25 करोड़ का है। अथर्व के होठों के कोने कांप गए। ही इज डेस्परेट, अथर्व ने सोचा और नक्श से कहा, जैसा कि मैंने कहा बहुत पेनफुल है, मतलब बहुत ज्यादा। तुम सिर्फ चल ही पाओगे। चलेगा, कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ा तो हो पाऊंगा ना? अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और खड़ा हो गया और कहा, चलो। बस मुझे 5 मिनट दीजिए। अथर्व आगे बढ़ गया और नक्श ने अपने एक असिस्टेंट से विला के पेपर्स लाने को कहा और बाकी के पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करने को कहा। अगला फोन उसने अपने अंडरग्राउंड हैकर को लगाया। बन्नी, मैं एक नंबर देता हूँ, उसे जल्दी से ट्रैक करो। बोल नक्श ने ध्रुवी का नंबर भेज दिया। उसने फिर कल सुबह के लिए मॉस्को के लिए फ्लाइट बुक कर ली। ध्रुवी, अगर मैं चल भी न पाऊँ तो रेंगते हुए ही तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। बस डटे रहना और मेरा इंतजार करना। अथर्व ने अपने कुछ असिस्टेंट्स को बुलाया और नक्श का नॉर्मल चेकअप किया। एक असिस्टेंट जब वार्ड में आया तो उसके हाथ में स्टील बॉक्स था। नक्श, मैं बोल रहा हूँ, अगले 6 घंटे तक बहुत दर्द होने वाला है। इसमें पेन किलर भी नहीं दे सकते, अथर्व ने आखिरी वार्निंग दी। नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा, बस मैं मरूं नहीं? अथर्व ने आह भरी और आगे बताया, मरोगे नहीं, लेकिन तुम हिल डुल नहीं सकते। फिर उसने नक्श के हाथ में एक कपड़ा दिया और आगे कहा, इसे अपने मुंह में। मैं समझ गया मिस्टर रावत, आप शुरू कीजिए। बोल नक्श ने अपनी आंखें बंद कर दी। अथर्व के असिस्टेंट्स ने नक्श के पूरे शरीर को बैट से जकड़ दिया, लेकिन उससे पहले नक्श ने अपने मुंह में कपड़ा डाल लिया। बहुत सारी मशीनों को उसके बॉडी से जोड़ दिया गया जिससे पल पल की खबर मिलती रहे। अथर्व ने सोच लिया था कि अगर नक्श की धड़कन रुकी तो वो इस मेडिसिन को फौरन नक्श की बॉडी से फ्लश कर देगा। एक नॉर्मल इंजेक्शन से दवा नक्श के बॉडी में डाली गई। स्टार्टिंग में तो नक्श को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। नक्श की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी भवें सिकुड़ी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा नक्श के पैर में दर्द भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ध्रुवी, ध्रुवी, प्लीज मेरा वेट करना। जस्ट होल्ड। ध्रुवी, ध्रुवी। बस ध्रुवी की चमकती आंखें और उसकी प्यारी मुस्कान ही थी जो उसे ताकत दे रही थी। जैसे रात हुई नक्श की चीखें वार्ड में गूंजने लगी। अथर्व जब वार्ड में आया तो नक्श दर्द से चीख रहा था। वो नक्श के पैर की कंडीशन को अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देख रहा था। ये मेडिसिन वाकई में ह्यूमन पर काम कर रही है। ये एक रिवॉल्यूशन है। नक्श वो पहला ह्यूमन था जिस पर अथर्व ने मेडिसिन को यूज किया। ये सही नहीं था, लेकिन नक्श ने खुद आगे बढ़कर खुद को डोनेट किया। वो डॉक्टर था, इसलिए उसका दिल भी सख्त था। उसने नक्श के बारे में दक्ष को बताया। रिटायर्ड किंग, तुम्हारा होने वाला दामाद पागल है, अथर्व ने कहा। व्हाट? ये काजल की आवाज थी। दक्ष अपना फोन रूम में रख वॉशरूम गया तो काजल ने फोन उठा लिया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।